हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम पहला चैप्टर देखने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर को अगर पहले ध्यान से देखा जाए तो ये चैप्टर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो आपका टॉपिक में आपके बुक में जो फर्स्ट पेज पे जो फ़ोटो दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो फ़ोटो आप सामने देख रहे होंगे। तो आइए हम देखते हैं। अब सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है फ़ोटो, इसमें साफ साफ ये है कि ये फ़ोटो फ्रेंच आर्टिस्ट के द्वारा फ्रेडरिक सूरियो के द्वारा बनाया गया था। इन्होंने इस फोटो में डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को दिखलाया है जो 1848 में ऐसा हो सकता है, ऐसा ये इनका यूटोपिया था, एक तरह से इनका इमेजिनेशन था। इन्होंने ये भी दिखाया है कि इसमें यूरोप के लोग और अमेरिका के लोग ऑफरिंग होमेज, होमेज का मतलब होता है श्रद्धा प्रदान कर रहे थे किसको? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में देख लेते हैं। तो ये था स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में एक बात मैं बता दूं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज द गिफ्ट फ्रॉम फ्रांस टू अमेरिका। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथों में एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथों में मानव अधिकार की पुस्तिका है जिसमें राइट्स लिखे हुए सभी इंसानों के। अगर जमीन पे देखा जाए इस फोटो में तो वहां पे द शैटर्ड रिमेन्स कहने का मतलब वैसे अवशेष पड़े हुए हैं जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। बड़े बड़े भवनों के या राजा महाराजाओं के शैटर्ड के ध्वस्त हुए रिमेन्स पड़े हुए हैं। लीडिंग्स वेयर, अब आगे कौन थे? अमेरिका वाले थे सबसे आगे, और उसके बाद कौन थे? स्विट्जरलैंड थे। ये दोनों काफी आगे थे इस लॉन्ग मार्च ट्रेन में। जर्मनी उस समय नेशन स्टेट तो नहीं था, लेकिन इसको भी देखा गया था। उस फिगर में देखे थे हम लोग कि ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग के साथ ये भी आगे बढ़ रहे थे। हेवन में मतलब ऊपर से देख रहे थे कौन? जीसस क्राइस्ट, सेंट और एंजल्स, वो भी प्रेजेंट थे और वो एक तरह से आशीर्वाद दे रहे थे कि ये सभी स्टेट अब आगे चल करके नेशनल स्टेट बनने वाले हैं। 19th सेंचुरी की बात करें तो नेशनल स्टेट्स अपने आप में इमर्ज होना मतलब उभरना, नेशनल स्टेट सामने आना शुरू हो गया था नया नया पॉलिटिकल यूनिट्स बन करके। इस चैप्टर में चेंजेस ड्यूरिंग द 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले फ्रांस जो था वो एब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर था। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा था 1789 में, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके थे अच्छे प्रकार से। 9th क्लास में आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन काफी अच्छे से पढ़ा। अब यहां हम जानेंगे इस चैप्टर में और इस क्लास 10th में कि आगे क्या हुआ था। मतलब नेपोलियन तो आया था सर, नेपोलियन हारा भी था सर बैटल ऑफ वाटरलू में, जो 1815 में वो हार गया था सर। उसके बाद आखिर क्या हुआ था, ये जिज्ञासा यहां दूर हो जाएगी। आइए तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे क्या क्या हुआ था। फ्रांस जो था वो एब्सोल्यूट मोनार्की में था, ठीक है, मतलब वहां राजा का शासन हुआ करता था। और आपको अगले पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। The revolution transferred the governmental power from monarchy to French people। याद करिए वहां पे रेवोल्यूशन हुआ था और वहां पे सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां के लोगों में यूनिटी थी, और यूनिटी से सब लोग बहुत कुछ कर सकते हैं भाई। तो यूनिटी से क्या हुआ था कि फ्रेंच पीपल को क्या मिल गया था? गवर्नमेंटल पावर, और फिर वहां पे पीपल ही यानी वहां के सिटीजन ही रूल करने लगे थे। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहां पे एक आता है, कौन आता है? नेपोलियन। कौन आता है? नेपोलियन, जो आपने पढ़ा था द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट पिछले क्लासेस में। यहां पे हम लोग सीधे क्या सीखेंगे हम लोग कि यहां पे आइडियाज लाया गया था किसके द्वारा सर? नेपोलियन के द्वारा। अच्छा, ये नेपोलियन कौन है सर? जस्ट कुछ देर में मैं बताने वाला हूं नेपोलियन कौन है। आइडियाज जो लाए थे, ला पैट्री एंड ले सिटिजन का आइडिया अडॉप्ट किया गया था। ला पैट्री सर फादरलैंड, ले सिटिजन सर द सिटीजन्स, मतलब यहां पे सिटीजन्स की रिस्पेक्ट दी गई थी सर नेपोलियन के द्वारा। उन्होंने साफ साफ कहा था कि सिटीजन्स ही हमारे लिए सब कुछ है सर। आगे उसके बाद अगला क्या हुआ था? रॉयल फ्लैग जो था फ्रांस में, जो रॉयल फ्लैग था उसको रिप्लेस किया गया था किस चीज से? नए फ्रेंच फ्लैग से रिप्लेस किया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन था, नेशनल कलर ऑफ फ्रांस क्या था? तो रेड, ब्लू और व्हाइट, ये 3 नेशनल कलर थे, याद करिए वहां के। आगे बढ़ते हैं। फिर नेशनल असेंबली जो था, नेशनल असेंबली जिसे रीनेम किया गया था ई स्टेट जनरल के थ्रू, ई स्टेट जनरल, ये आप क्लास 9th में पढ़े थे कि क्या था? तो ई स्टेट जनरल में यहां पे फॉर द ग्लिच। आइए देखते हैं। ई स्टेट जनरल जैसा कि आप क्लास 9th में पढ़े थे, क्लर्जी था और एक था नोबिलिटी और एक था थर्ड ई स्टेट, इनके मेंबर्स ही इसमें शामिल थे सर। ऐसा हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा था। ई स्टेट जनरल रीनेम हुआ था नेशनल असेंबली को।
फिर उसके बाद एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अडॉप्ट किया गया था सर, इसको एस्टैब्लिश किया गया था कि कैसे हमें रूल करना है फ्रांस के ऊपर। फ्रांस चूंकि बहुत अच्छा राज्य बन चुका था, और हम जानते हैं कि फ्रांस के बारे में कहा जाता था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये स्टेटमेंट कौन कहे थे। अब सुनिए, तो यहां पे था क्या, फ्रांस एक ऐसा चीज बन चुका था कि अगर फ्रांस में थोड़ी सी भी चेंजेस होंगी सर तो पूरे यूरोप पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां पे जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अडॉप्ट कर लिया गया था, एबॉलिशमेंट हुआ था सर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज का और ड्यूज का। जितने भी प्रकार के टैक्सेस थे उन सब का एबॉलिश किया गया, उन सबको हटाया गया था। आपको याद होगा नंबर ऑफ करेंसीज भी कम की गई थी। उसके बाद यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट किया गया था सर। ये क्या था सर, ये जो बताया गया था यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, इसमें हम लोग ये जाने थे, क्या जाने थे सर, कि इसमें अगर आप कोई व्यापारी था जो कपड़े बेचने के लिए किसी और जगह पे जा रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा था कि उसका लेंथ ऑफ मेजरमेंट चेंज हो जा रहा था, और लगभग वहां पे 30 के आसपास नंबर ऑफ करेंसीज भी था जो चेंज होकर के 2 करेंसी में आया था। ये सब कुछ हम लोग जान चुके थे चैप्टर में। फर्दर डिटेल्स के लिए आपको एनसीईआरटी रीड हल्की फुल्की करनी पड़ेगी, बाकी यहां से आपका सब कुछ हेल्पफुल हो जाएगा। लास्ट वन पॉइंट इज फ्रेंच जो था वो यहां का नेशनल लैंग्वेज बन चुका था। फ्रेंच क्या बन चुका था, नेशनल लैंग्वेज। तो हमारा पहला जो था लेक्चर, उसमें आप लोगों ने जाना क्या चेंजेस क्या हुआ था 1789 में। फ्रांस एब्सोल्यूट मोनार्की चेंज हो चुका था, रिवोल्यूशन ट्रांसफर हो चुका था, मतलब फ्रेंच पीपल को मोनार्कल सिस्टम हट चुका था। ले पैट्री और ले सिटीजन आ चुका था, रॉयल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था फ्रेंच फ्लैग से और रिप्लेस किया गया था। नेशनल असेंबली को रिनेम किया गया था ई स्टेट जनरल के थ्रू। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था और उसको एबॉलिशमेंट हुआ था कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज और टैक्सेस के। लास्ट वन इज यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट किए गए थे। उसको फ्रेंच जो था एक नेशनल लैंग्वेज था। ठीक है, मैंने कोशिश की है पूरी बातों को समझाने का। अब अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट अगला सब टॉपिक पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में, जहां से क्वेश्चंस पूछने की पूरी गारंटी दी जाती है। नेपोलियन के बारे में हम लोग जानेंगे कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो 1769 था और ये डेथ किए थे 1821 में। अगर आपसे ये अगर पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में तो अच्छी बात है, ऐसे ये शायद ना पूछे आपसे। इनके ये नेपोलियन के बारे में पहले हम जान लेते हैं ये क्या क्या थे। तो ये रूलर्स थे फ्रांस के। कहाँ के रूलर थे, फ्रांस के रूलर थे। कब से कब थे, 1799 से लेके 1815 तक। सर ये हमने तो क्लास 9th में भी पढ़ रखा है सर कि नेपोलियन को ही राजा बनाया गया था 1799 में। आगे बढ़ते हैं, 1815 में सर वो हार गया था सर बैटल ऑफ वाटरलू में। बैटल ऑफ वाटरलू में आपको याद होगा कौन कौन देश हराए थे, एक प्रशिया, एक रशिया, एक ऑस्ट्रिया, एक ब्रिटेन। इन चारों देशों ने मिल करके इनको हराया था। सब उसके बाद था ही बिकेम द फर्स्ट कॉन्सूल बाय एज्यूमिंग एब्सोल्यूट पावर्स। पहला कॉन्सूल बन जाता है। ही बिकेम द फर्स्ट कॉन्सूल। कॉन्सूल का मतलब है बुआ राजदूत है यहाँ पे। बाय एज्यूमिंग एब्सोल्यूट पावर्स, इन्हें पावर्स दे दी गई थी और इन्हें राजदूत बनाया गया था। कब बनाया गया था सर, तो ये बनाया गया था 1799 में। अब आपका क्वेश्चन है कि सर 1799 में ये रूलर्स भी बने थे और कॉन्सूल भी बने थे। तो हाँ सर, पहले ये कॉन्सूल थे, फिर उसके बाद इन्हें शासक बनाया गया था। फिर जैसे ही नेपोलियन यहाँ पे आते हैं, नेपोलियन जब यहाँ पे शासन करने के लिए आते हैं तो ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें ठीक प्रकार से नहीं है जिन्हें ठीक करने की काफ़ी ज़रूरत है। तो वो नेपोलियनिक कोड देते हैं, जैसे सिविल कोड भी कहा गया है, वो 1804 में आता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है, जो आप ध्यान से सुनिएगा। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं कि यदि आपको 3 मार्क्स में पूछते हैं तो आप लिख सकते हैं इसे। 5 मार्क्स भी अगर ये जाता है तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इन पॉइंट्स को लिखने में। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नेपोलियन कोड में क्या क्या कहा गया था, तो पहला था इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब लोगों को बराबर रखा जाएगा। ये नेपोलियन का शासन में था। आगे एबॉलिशमेंट ऑफ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ राइट, किसी को जन्म के अधिकार, जन्म के दौरान ही विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं, उस पर रोक लगा दी जाएगी। अगर कोई राजा का बेटा है तो उसे ज्यादा विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, इस पे रोक लगाई गई थी। आगे तीसरा राइट टू प्रॉपर्टी, यदि आपका प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी मतलब आपकी जमीन आपकी ही रहेगी, ये नेपोलियन ने काफी अच्छे से बताया था। उसके बाद नेपोलियन के कार्यकाल में इंप्रूवमेंट हुआ था ट्रांसपोर्ट में और कम्युनिकेशन सिस्टम में। कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छी हो गई थी। किसके शासन में सर, तो नेपोलियन के शासन में। उसके बाद ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हो गई थी।
गाड़ी वगैरह चलने लगा था, मतलब लोग अब बहुत दूर दूर तक पहुंच पा रहे थे नेपोलियन के ही काल में। एबॉलिशमेंट, फिर से एबॉलिशमेंट हुआ, किस चीज का? फ्यूडल सिस्टम का और सर्फडम का। फ्यूडल सिस्टम क्या था सर? फ्यूडल सिस्टम ये था, फ्यूडल सिस्टम क्या था कि फ्यूडल सिस्टम में ये कहा गया था कि सबसे पहले क्या उसमें फ्यूडल सिस्टम के दौरान फ्यूडल सिस्टम में ये कहा गया था कि अगर आप कुछ वर्क करते हैं, मतलब यदि राजा के यहाँ कुछ वर्क करते हैं तो बदले में आपको कुछ जमीन दे दी जाएगी और वो जमीन आपका ही रहेगा, इसकी प्रोटेक्शन भी आपको दी जाएगी, तो वो वर्क के दौरान दी जाती थी। सर्फडम, दास प्रथा, कोई किसी का नौकर नहीं कहलाएगा, ये बात कही थी नेपोलियन ने। आगे, रिमूव्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन गिल्ड्स इन टाउन्स, मतलब रेस्ट्रिक्शंस मतलब रोक यानी पाबंदी। गिल्ड्स यहाँ पे क्या कहने का मतलब है? मतलब ग्रुप बनाकर बात करना। हाँ, गिल्ड्स का मतलब कुछ और भी होता है, हिस्ट्री में यहाँ पे ग्रुप बना के बात करने की बात की गई है, यानी शहरों में अब ग्रुप बना सकते हैं, इस पे से रेस्ट्रिक्शंस को हटा लिया गया था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि नेपोलियन क्या था, नेपोलियन कोड क्या था, जहां से क्वेश्चंस आते हैं बच्चा लोग। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा लास्ट में जब मैं यहां से हटूंगा, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक में, सब टॉपिक में हम लोगों ने काफी अच्छे से डील किया है और ये सारे पॉइंट्स दिखने के बाद आपका काफी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट सब टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो यहां तक के लिए थैंक यू। और मेरा चूंकि ये फर्स्ट वीडियो था एज अ यूट्यूब चैनल, तो आप पहले ही मुझे बता दें अगर मेरी आवाज़ कहीं ज़्यादा बढ़ी हो या समझने में कोई पर्सपेक्टिव दिक्कत हो, तो यदि आप बताएंगे तो ही हम सुधार कर पाएंगे। अदरवाइज थैंक यू सो मच। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एंड आई एम हेयर प्रेजेंट टू डिस्क्राइब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बात करते हैं हम ट्रीटी ऑफ वियना की। तो ट्रीटी ऑफ वियना, सबसे फर्स्ट बात, वियना किसकी कैपिटल है? तो वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया की। ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ था सर? तो 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था। इट वाज साइन टू रिस्टोर मोनार्की, मोनार्की को रिस्टोर करने के लिए हुआ था। वही मोनार्की जिसे किसने हटाया था? जिसे नेपोलियन बोनापार्ट ने हटा दिया था, उसी मोनार्की को वापस से सेटअप किया गया था। फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर किया गया था। और अगर आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना, तो क्या लिख सकते हैं आप? मेन एम में आप ये लिखिए कि मेन एम था फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी दैट वर ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन। नेपोलियन द्वारा जो बॉर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था, उसी को रिस्टोर किया गया था। मोस्ट ऑफ देम, यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम किसके लिए आया है? याद करिए, प्रशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। इन सब में से किन्होंने क्या किया? सेंसरशिप कर दिया सर, रोक लगा दिया। किस किस चीज़ पे? न्यूज़पेपर पे, बुक्स पे, सॉन्ग्स पे, आइडियाज़ पे। सर इस पे रोक लगा के क्या ही कर लेगा वो सर? इस पे रोक लगाने से पता है, जो चीज़ें लिबर्टी को बढ़ावा दे रही थी, जो चीज़ें आज़ादी को बढ़ावा दे रही थी, उन सभी चीज़ों पर इन प्रैब वालों ने, प्रशिया, रसिया और ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन वालों ने रोक लगा दी, ताकि नेशनलिस्ट भावना न फैल पाए। और नेशनलिस्ट भावना नहीं फैलेगी तो सामने वाला हमारा गुलाम बन के रहेगा। आगे देखते हैं। फिर एक व्यक्ति सामने निकल करके आता है जिसके बारे में भी आपसे बहुत अच्छे से पूछा जाता है, जिसेपी मैज़नी। इसको हिंदी किताबों में मैथ्सिनी भी लिखता है, तो घबराइएगा नहीं। मैज़नी, इन्होंने 2 सोसाइटी फाउंड करते हैं, यंग इटली और यंग यूरोप। हालांकि इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, जो हम आपको बताएंगे कि हाँ क्या क्या जानना है आपको। इनको द मोस्ट डेंजरस एनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर कहा गया था। किनके द्वारा कहा गया था? आई हैव रिटन देयर, ड्यूक मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक। और अगर आपको याद हो तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर भी रह चुका था, ड्यूक मैटरनिक। जैसे ही जिसपे मैज़नी ने 2 सोसाइटी फाउंड किए, इनकी देखा देखी और भी सीक्रेट सोसाइटी फाउंड होना शुरू हो गई थी। कहाँ कहाँ सर? जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और पोलैंड में। तो ये था आपका ट्रीटी ऑफ वियना के सारे पॉइंट्स जो आपको क्लियर हो गए होंगे, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आगे देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 से 1848 तक। इस दौरान बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए थे, और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फर्स्ट अपहीवल सबसे पहले शुरुआत हुई थी फ्रांस से। कहाँ से हुई थी? फ्रांस से। फ्रांस में जुलाई 1830 को बॉर्बन किंग्स को ओवरथ्रोन, बॉर्बन किंग्स को हटा दिया गया था। सर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सर हमें जहाँ तक याद आ रहा है कि लुईस 16 जो थे पहले वो रहे थे सर, बिल्कुल थे सर। उसके बाद वहाँ के पीपल के पास सारी सरकार चली गई सर, बिल्कुल चली गई सर। और भी बीच बीच में स्टेप्स आए थे जिनके बीच में सरकार चली गई थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा सर कि फिर आते हैं नेपोलियन। कौन आते हैं? नेपोलियन। फिर उसके बाद सर होता है ट्रीटी ऑफ वियना, जिसमें प्रैब जो थे, प्रशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन जो थे,
वो आकर के वापस से किसको बैठाते हैं, बॉर्बन किंग्स यानी मोनार्किकल सिस्टम को बैठाते हैं। फिर से क्या होता है सर, जुलाई में होता है, जुलाई 1830 में रिवॉल्यूशन होता है और इस दौरान क्या होता है, बॉर्बन किंग्स को हटा दिया जाता है। तो ये कहानी थी अब तक की फ्रांस की। उसके बाद थी सेकेंड वाला, क्या होता है कि सर जुलाई में भी रिवॉल्यूशन हुआ था जिसमें बेल्जियम जो था सर वो नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से टूट गया था। नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से क्या हो गया था, टूट गया था। कौन सर, बेल्जियम। ये जुलाई में हुआ था, 1830 में ही हुआ था। कब हुआ था, 1830 में ही हुआ था। आगे देखते हैं, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था सर, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 से। ग्रीस के बारे में ये कहा जाता है सर कि इट इज़ द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। मतलब सर ये यूरोपियन सभ्यता का एक तरह से पालना है, पालना समझते हैं, जहाँ से बच्चे को पाला जाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना कौन सा है सर, आपका ग्रीस था। मतलब यूरोप की जितनी भी सभ्यताएं थी, जितनी भी सिविलाइजेशन थी, जितने भी मोरल वैल्यूज थे, सब के सब ग्रीस से ही निकल करके आया था सर। ग्रीस उस समय काफ़ी ज़्यादा गुलाम हुआ करता था और फिर उसके बाद इनकी आज़ादी कैसे होती है, तो एक वार्ता होती है, ट्रीटी होती है। ट्रीटी किसका होता है सर, कॉन्स्टेंटिनोपल का ट्रीटी होता है। कॉन्स्टेंटिनोपल जो होता है 1832 में ये ट्रीटी होती है, जिसके थ्रू ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ था, तो 1832 में, और इसी ट्रीटी के तहत ग्रीस को इंडिपेंडेंट घोषित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेसिया रिवोल्ट। सिलेसिया रिवोल्ट क्या था सर, 1845 में सिलेसिया रिवोल्ट हुआ था। किसके बीच में हुआ था सर, सबसे बड़ा सवाल, वीवर्स वर्सेस कॉन्ट्रैक्टर्स। सर क्या रीजन थे सर, रीजन यहां पे लिखा हुआ है, रिड्यूस पेमेंट्स, पेमेंट्स को रिड्यूस किया गया था। कब रिड्यूस किया था सर, 1845 में। तो इसके तहत क्या हुआ था कि वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स में बहुत लड़ाई हुई थी, आपने हिस्ट्री बुक में पढ़ा भी है। इसका एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था कि सर इसमें जब गोलीबारी होती है तो गोलीबारी में 11 वीवर्स शूट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, 11 वीवर्स वेयर शॉट, इनको गोली मार दी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा था, याद रखिए डाटा 11। इसके दौरान क्या होता है, लुइस फिलिप को भागना पड़ता है सर, उस जगह को छोड़ करके भागना पड़ता है। लुइस फिलिप लास्ट किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस के अंतिम राजा थे ये लुइस फिलिप। कब से कब राजा थे सर, 1830 से लेकर के 1848 तक, 1848 तक ये राजा थे। लुइस फिलिप को फिर भागना पड़ा था। रोमांटिसिज्म क्या था, ये अगला टॉपिक है आपका, ये आपका कवर अप हो गया एज ऑफ रिवोल्यूशंस का 1830 से लेकर के 1848 के बीच में, जो आपके हिस्ट्री बुक में दिया हुआ है। रोमांटिसिज्म, इसका हिंदी होता है रुमानीवाद। क्या होता है, रुमानीवाद। रोमांटिसिज्म का क्या है, ये एक कल्चरल मूवमेंट था जिसमें क्या फोकस किया, इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे, मतलब अंदर की फीलिंग पे फोकस किया गया, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉमन कल्चर पास्ट, पास्ट के कॉमन कल्चर, जो सब में एक तरह का कल्चर मिले, एक तरह की संस्कृति मिले, उसको दिखलाने के लिए रोमांटिसिज्म का प्रयोग किया गया था। किस आधार पे सर, एक नेशन के आधार पे, मतलब एक देश के आधार पे। ये एक कल्चरल मूवमेंट था जो मेनली फोकस किस पे किया था, इमोशंस पे फोकस किया था और इंट्यूशंस पे फोकस किया था, और एक तरह का सेंस ऑफ कॉमन कल्चर पास्ट, कल्चरल पास्ट एज अ बेसिस ऑफ नेशन, किसी भी देश के एक कॉमन संस्कृति के बारे में बातचीत की गई थी। लास्ट वन इज दैट, जो आपका इंपॉर्टेंट पूछता है, एक बार सवाल पूछ चुका है एग्जाम में, कैरोल करपेंस्की के बारे में। ये आपका सवाल आया था एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव बन के आया था। क्वेश्चन देखिएगा, ये पॉलिश कंपोजर थे सर, मतलब सर ये पोलैंड के था सर। कंपोजर मतलब सर ये हमेशा ओपेरा या म्यूजिक ऐसा वगैरह लिखा करते थे, इनका अपना ओपेरा चला करता था सर। ये सेलिब्रेट किए, कैसे सेलिब्रेट किए सर, अपने स्ट्रगल को, स्ट्रगल ऑफ द नेशन, देश के स्ट्रगल को अपने ओपेरा और म्यूजिक के थ्रू इन्होंने सेलिब्रेट किया था, इनको आगे बढ़ाया था। पाउज। अब आगे देखते हैं 1848 में तो जो रिवॉल्यूशंस हुए थे लिबरल्स के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आगे 1848 लिबरल्स के रिवॉल्यूशंस के बारे में। तो यहाँ पे जो भी पार्टीज चल रही थी, जो भी सरकारें चल रही थी, उन सरकारों ने बहुत सारा ऑफर भी किया अलग अलग लोगों को, अलग अलग राजाओं को, कि आपको सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जर्मन की नेशनल असेंबली ने अपना संविधान कॉन्स्टिट्यूट कर लिया था। कहाँ पे किया था सर, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सर संत पॉल चर्च में हो रहा था सर ये पार्लियामेंट, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था जर्मन नेशनल असेंबली के द्वारा। अगला पॉइंट था कि फ्रेडरिक विलियम IV जो प्रशिया के राजा रह चुके थे सर, और इन्हें क्राउन ऑफर किया गया था,
कि आपको हम राजा बना देंगे, आपको हम राजा बना देंगे, कृपया इन सभी चीज़ों को आप रोक दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इनको राजा बनाने की बात की गई थी, लेकिन ये क्या बोले कि नहीं हम नहीं मानेंगे, और इन्होंने अदर मोनार्क्स को ज्वाइन कर लिया और चले गए क्या कि हम भी असेंबली में भाग लेंगे सर। इस असेंबली की खास बात ये थी और थोड़ी दुखद बात भी थी कि हर जगह आपने हिस्ट्री में देखा है कि महिलाओं को हमेशा से ही एक तरह से पैसिव सिटीजन के तौर पर रखा गया है। पैसिव सिटीजन कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर बन के रहना है, कुछ बोलना नहीं है आपको, ये इतिहास से चलता आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वुमेन को सफरेज राइट्स डिनाइड कर दिए। सफरेज राइट्स क्या था सर? सफरेज राइट मतलब, सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट, राइट टू वोट। वोटिंग राइट्स इनको नहीं दिया गया था, इनको डिनाइड कर दिया गया था। इस एडमिटेड ओनली एज अ ऑब्जर्वर, सिर्फ ऑब्जर्वर बन के, सिर्फ आपको देखना है और कुछ बोलना नहीं है, ये ऑब्जर्वर बन के आपको रहना है। वो भी कहाँ पे? ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो वुमेन्स गई थी उनकी बात की जा रही कि आपको क्या रहना है? ऑब्जर्वर बनकर रहना है। लास्ट वन इज दैट सर्फडम यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया था। जो सरकारें चल रही थी उन्होंने ये सोचा कि अगर हम दास प्रथा को, नौकर बनाने वाली प्रथा को अगर हम रोक देते हैं तो यहाँ पे एक सिस्टम हो सकता है कि रिवोल्ट जो होते हैं वो सप्रेस हो सकते हैं, मतलब रिवोल्ट क्या हो सकते हैं? दब सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना रेवोल्यूशंस के बारे में, और अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का लगभग 60% कवर अप कर लिया है। अगला जो 40% है वो अगले चैप्टर से, अगले वीडियोज में आएगा। हेलो फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ गौतम कुमार एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। तो आज हम पढ़ेंगे इसके आगे जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था उसके आगे, और ये आपका लास्ट वीडियो होने वाला है यूरोप के लिए। तो आइए देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में सबसे पहले एफर्ट्स मिलाए गए थे मिडिल क्लास जर्मन्स के द्वारा। मिडिल क्लास जर्मन्स वालों ने क्या किया था कि इस पूरी कोशिश की थी कि हम लोग एक यूनिफाइड नेशनल स्टेट हम लोग बना लेते हैं, लेकिन एफर्ट्स जो थे वो सप्रेस कर दिए गए थे। किसके द्वारा? मोनार्की और मिलिट्री के द्वारा। यानी मिलिट्री और मोनार्की ने मिल करके इनके एफर्ट्स को रोक लगा दी थी। किनके एफर्ट्स को सर? तो मिडिल क्लास जर्मन्स के एफर्ट्स को। अगले पॉइंट्स में देखते हैं तो नेशनल यूनिफिकेशन वॉज टेकन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रशिया। तब सामने कौन आता है? प्रशिया आता है, और प्रशिया ये कहता है कि मैं जर्मनी को यूनिफाई करा करके छोड़ूंगा। और उस वक्त जब प्रशिया आता है तो इसके मेन लीडर कौन सामने आते हैं? ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क के बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग भी ध्यान रखें इनके बारे में। ओटो वन बिस्मार्क जो मेन लीडर और द रियल आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन कहा जाता है इन्हें। किन्हें कहा जाता है? ओटो वन बिस्मार्क को कहा जाता है। 3 wars over the 7 years with Austria, Denmark and France। जब प्रशिया ने यह कहा कि मैं जर्मनी को यूनिफाई करा के छोड़ूंगा तो उसे 3 युद्ध लड़ने पड़े थे। किससे किससे सर? पहला युद्ध ऑस्ट्रिया से, दूसरा युद्ध डेनमार्क से और तीसरा युद्ध फ्रांस से। लेकिन इन तीनों युद्ध में, इन तीनों वॉर्स में प्रशिया की जीत हुई थी, और उनको हराने के बाद प्रशिया पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुका था जर्मनी को यूनिफाई कराने के लिए। 1871 में कैसर विलियम वन को इस एम्पायर का रूलर बनाया जाता है, इस एम्पायर का रूलर बनाया जाता है। उसके बाद क्या क्या होते हैं सर? करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है सर। पूरी चीज़ कानूनी रूप से होगी, कोई भी बेईमानी नहीं होगी। किनके कार्यकाल में? कैसर विलियम वन के कार्यकाल में। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो हुआ था उसने प्रशियन डोमिनेंस पूरे यूरोप में ला चुका था। क्यों सर? क्योंकि यूरोप में 3 राष्ट्रों को हराने वाला एक अकेला प्रशिया था सर। कौन था? प्रशिया। कौन कौन हराया था? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को। इसको हरा करके ये साबित हो चुकी थी, क्या साबित हो चुकी थी सर? कि प्रशिया अपने आप में एक मजबूत राष्ट्र है, क्योंकि इन्होंने इन तीनों देशों को हरा करके जर्मनी को यूनिफाई कराने के लिए रखा था सर। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि कैपिटल ऑफ प्रशिया क्या है? कोनिग्सबर्ग है। इसका पहले राजधानी था बर्लिन। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग अब आगे बढ़ सके नेक्स्ट टॉपिक पे। वेलकम बैक। अब हम लोग देखेंगे क्या? यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में 19th सेंचुरी के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई थी, और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपका बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बस ये 2 मिनट का क्लिप आप देखिए, ये इसमें क्या बताया गया है। 19th सेंचुरी में यह डिवाइड था 7 स्टेट्स में। कितने स्टेट्स में डिवाइड था? 7 स्टेट्स में। 7 स्टेट्स में सार्डिनिया पिडमोंट जो था इसे रूल किया गया था इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा। सार्डिनिया पिडमोंट ही एक ऐसा था जिसको इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया गया था।
नॉर्थ वाला हिस्सा किसके कब्जे में था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के कब्जे में था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। सेंट्रल वाले हिस्से पे पोप थे, पोप जो थे वो चर्च वाले थे, यानी पादरी इसे कहते हैं, ये पोप थे सेंटर में। और अगर साउथ की बात की जाए तो बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। सर स्पेन में भी बॉर्बन किंग्स थे क्या? बिल्कुल थे स्पेन में बॉर्बन किंग्स, और वो साउथ वाले हिस्से पे कब्जा किए हुए थे, किसमें? इटली में। अब देखते हैं 1830 के अराउंड क्या हुआ था। ये नाम वापस से आ गया सर, बिल्कुल ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। जिसेबी मैज़नी, जिन्होंने दो सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली इन मर्साइल्स एंड यंग यूरोप इन बर्न, दो सोसाइटी बनाई थी सर। और इन दोनों सोसाइटी ने काफ़ी हेल्प किया था सर लोगों को जागरूक करने में कि आपको आज़ादी चाहिए तो आपको नेशनल स्टेट बनाना पड़ेगा और सामने आ करके रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। तो जिसेबी मैज़नी जेल में भी रह चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा हद तक इन्होंने वो बढ़ावा दिया है, किस चीज़ को बढ़ावा दिया है? अपराइजिंग्स को रोका, अपराइजिंग्स भी करवाए गए इनके द्वारा। विक्टर इमैनुअल सेकंड की अगर बात की जाए तो ये फेल थे, किस चीज़ में से सर? 1831 से 1848 के दौरान जो अपराइजिंग्स हुए थे उसमें ये फेल हो गए थे। और उस विक्टर इमैनुअल सेकंड, हालांकि ये वापस लौट करके आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंट कावुर। काउंट कावुर से सवाल पूछते हैं सर कि ये कौन थे? तो ये चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ के थे सर? सार्डिनिया पिडमॉन्ट के थे। मैंने यहाँ पे लिख दिया कब से कब थे सर? 1852 से लेके 1860 तक थे। और ये मेन थे, ये मेन व्यक्ति थे। इन्होंने कहा था क्या कि मैं इटली को यूनिफाई करा करके ही छोड़ूंगा। सार्डिनिया पिडमॉन्ट्स फोर्स, अब ये भी देख लीजिए सर, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो फोर्स था वो सामने आता है और ये मार्च करता है, पैदल यात्रा करता है, कहाँ के सर? साउथ इटली के लिए और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। यहाँ पे ये ट्रैवल करते हैं और स्पेनिश रूलर्स को यहाँ से भगा देते हैं, मतलब जो स्पेन से आए हुए थे रूलर थे उन रूलर्स को ये भगा देते हैं। 1859 में देखते हैं ऑस्ट्रियन फोर्सेस जो थे वो डिफीट हो गए थे, किसके द्वारा? फ्रांस प्लस सार्डिनिया पिडमॉन्ट, इन दोनों ने अलायंस बना करके काफ़ी हद तक सामने ऑस्ट्रिया जो था उसको हरा दिया था। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। और लास्ट वन इज दैट 1861 में विक्टर इमैनुअल को वापस से यूनाइटेड इटली का राजा बना दिया जाता है और इसका कैपिटल रोम को बना दिया जाता है। इस वाले वीडियो में, सॉरी आई वांट टू से दैट, इस वाले स्नैपशॉट्स में आप देख सकते हैं क्या कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में क्या क्या पढ़े हम लोग। 19th सेंचुरी में इतना कुछ हुआ था सर, 1830 के दौरान इतना कुछ हुआ था सर। सभी के बारे में, कौन के बारे में सर? जिसेबी मैज़नी, विक्टर इमैनुअल सेकंड, उसके बाद काउंट कावुर आते हैं, उसके बाद फिर आते हैं आपको ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया जाता है 1859 में, और 1861 में विक्टर इमैनुअल को राजा बना दिया जाता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, और नए टॉपिक के साथ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर्स को स्नैच किया था। स्नैच करना मतलब पावर्स को छीन लिया था। किस चीज़ से छीन लिया था सर? मोनार्कियल सिस्टम से। कब सर? 1688 में मोनार्कियल सिस्टम से ये पावर छीन लिया गया था। उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन होता है 1707 में, जिसके तहत ये किसके बीच में था सर? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था, जिसके तहत यूके का निर्माण हुआ था। ये यूके क्या है सर? यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। रिपीट अगेन, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम बनाने के लिए स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला लिया गया था, स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला लिया गया था। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो आयरलैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक्चुअली आयरलैंड में क्रिश्चियंस रहते हैं, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक्स। तो उसमें से प्रोटेस्टेंट वालों को मिला लिया गया था। किन के द्वारा मिला लिया गया था? इंग्लैंड के द्वारा मिला लिया गया था। तो आयरलैंड्स के फोर्सफुल्ली इंक्लूडेड इन द यूके इन 1801 में इसे जबरदस्ती मिला लिया गया था। हालांकि रिवोल्ट तो हुए थे सर, किसके द्वारा हुए थे सर? वॉल्फ टोन के द्वारा रिवोल्ट हुए थे, लेकिन इसको दबा दिया गया था, इसको सप्रेस कर दिया गया था, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया था, क्योंकि ब्रिटिश लगा हुआ था क्या बनाने में सर? यूके, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटिश नेशंस बन चुका था सर, और नया नया सिंबल्स आ चुका था, इसका नया फ्लैग आ चुका था, नए फ्लैग के साथ नेशनल एंथम इनका आ चुका था। उसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज पूरी तरह से हावी कर दी गई थी कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही पढ़ना है।
एलोगरी क्या होता है सर? ये यूज किया जाता है पर्सोनिफाइड नेशन, एक नेशंस को दिखलाने के लिए। जनरली क्या होता है कि एलोगरी जो होता है वो किसी फीमेल फिगर को चुना जाता है और उनके थ्रू ही दिखाया जाता है। जैसे हम हमारे यहाँ देख सकते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत माता का सिंबल यूज किया जाता है। उस हालांकि हाँ, तिरंगा भी यूज करते हैं हम लोग। हालांकि इस एलोगरी का मतलब है कि ये फीमेल्स फिगर यूज किया करते थे टू पोर्ट्रे आइडियाज लाइक लिबर्टी, जस्टिस, लिबर्टी एंड जस्टिस, ओ फिर से लिबर्टी लिखा गया, लिबर्टी एंड जस्टिस को दिखाने के लिए किया गया था इस आइडियाज को कि हम इसके थ्रू, हाँ, लिबर्टी और फ्रीडम डिफरेंस है बाबू। फ्रीडम आपको आज़ादी तो है लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ ही आपको आज़ादी है। जबकि अगर हम बात करें लिबर्टी को, लिबर्टी मतलब पूर्ण आज़ादी, नो रेस्ट्रिक्शंस। इसीलिए हम हिस्ट्री बुक में फ्रीडम शब्द कम ढूंढेंगे, लिबर्टी शब्द हमें खूब मिलने वाला है। और यदि हम सिविक्स में जाएंगे तो वहाँ पे फ्रीडम खूब मिलने वाला है, लिबर्टी कम मिलने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ लिबर्टी कम है, हमारे यहाँ फ्रीडम तो खूब है, मत पूछो। आगे देखते हैं। फ्रांस में एलोगरी यूज किया गया था क्रिश्चियन मैरियाने के नाम से। ये पूछता है बाबू, इनका जो कॉकेड है ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? लिबर्टी और रिपब्लिक को। कहाँ? फ्रांस में मैरियाने। याद रखिएगा, इससे फिगर भी आता है, मैं फिगर भी करवाऊंगा आपको। जनरली वो शायद शॉर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंचे। जर्मनी में देखा जाए तो जर्मेनिया जो थी ये फीमेल फिगर थी, एलोगरी थी। वियर्स ओक लीव्स, ओक के पत्ते पहना करती थी मुकुट पे। और ओक किस चीज़ का सिंबल था सर? हीरोइज्म का। हीरोइज्म दिखलाता था सर, बहादुरी का ये सिंबल था और ये पहना करती थी अक्सर। तो ये था यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। जो पॉइंट्स आप अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, और लिखने के साथ साथ ये सारे पॉइंट्स आपको बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश हुई है मेरी। अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं वापस से आपको बताऊंगा। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसके अगले टॉपिक और सबसे लास्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ सके। आइए अब देखते हैं हम लोग बाल्कन स्टेट्स के बारे में। तो बाल्कन स्टेट्स जो सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ रहता है सर कि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं सर। तो आइए देखते हैं बाल्कन स्टेट्स। पहले इसमें क्या क्या था सर? तो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, ये सब इनहैबिटेड थे किसके द्वारा सर? स्लैव्स के द्वारा। स्लैव्स लोग यहाँ रहा करते थे सर। हाँ, ये स्लैव्स है, SLAVS, SLAVES नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ओटोमन एम्पायर, सर ये क्या था सर? ये बहुत बड़ी तोप है क्या? ये तोप वोप नहीं थी, अरे भाई ये बाल्कन पे राज किया करता था। अच्छा, राज किया करता था। जिस प्रकार बाल्कन्स पे राज करने की बात चल रही थी तो ओटोमन एम्पायर अपना पूरा कब्जा जमाए हुए था, लेकिन यूरोप में तो रोमांटिसिज्म आ चुका था और इस बढ़ते हुए रोमांटिसिज्म ने नए नए आइडियाज ला दिए थे म्यूजिक के थ्रू, ओपेरास के थ्रू, जैसा हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसके तहत क्या हुआ था, अब धीरे धीरे सभी राज्य जितने भी थे, ये रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया वगैरह, ये सब के सब अब इससे इंस्पायर हो रहे थे और इंस्पायर होकर ये चाह रहे थे कि हम अपना एक नेशनल स्टेट हम अपना एस्टैब्लिश कर दे। तो इस तरह से एस्टैब्लिशमेंट हुई थी और धीरे धीरे सब के सब राज्य इसके कंट्रोल से भागना शुरू हो गए। अब एक बात सुनिएगा ध्यान से, अब कहीं भी कुछ भी अगर फ्री में बटेगा तो लूटने वाले तो पहले ही पहुंच जाएंगे ना। तो पहुंच चुके थे कौन कौन? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी। एक मिनट सर, ये इंग्लैंड वही है ना जो अभी भी ब्रिटेन बनाया था सर? यूके बनाने की बात चल रही थी। अरे बिल्कुल वही है। ये पहुंच जाता था हर जगह कि मेरा जितना जगह बढ़ सके। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब के सब आ चुके थे होल्डिंग पावर, मतलब मेरे पास सबसे ज्यादा शक्ति होनी चाहिए। और इसके थ्रू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एक तरह से शुरुआत भी कह सकते हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये भी एक कारण था कि देश आपस में लड़ रहे थे बाल्कन स्टेट्स के लिए। बाल्कन स्टेट्स एक जगह का नाम है बाबू। उसके बाद एंटी एम्पीरियल मूवमेंट चलने शुरू हो गए सभी जगह पे और फिर धीरे धीरे करके सब के सब आपस में ही लड़ मर के खत्म होना शुरू हो गया और उसके बाद जो भी स्टेट्स बचे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहते हुए चले गए। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो में हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा बाल्कन्स के बारे में। यहाँ पे एक चीज क्लियर है सर कि जो भी यहाँ पे स्टेट्स थे वो सब के सब चाहते थे कि मैं एक नेशनल स्टेट बनूं। हाँ, कुछ कुछ स्टेट्स रह गए थे, वो नेशनल स्टेट नहीं बन पाए थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे यहाँ पे रोमांटिसिज्म और बढ़ता गया वैसे वैसे सब कुछ ठीक होता गया। तो अब तक का ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। 3 वीडियोस में लेक्चर गए हैं और ये सभी के सभी वीडियोस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से।
तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि चूंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था और ये 3 वीडियो में समेटना काफ़ी मुश्किल था। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और फर्दर वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए, आगे जल्दी ही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।